हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पीछे 3 क्लास पढ़ चुके हैं, प्रकाश के अपवर्तन का पीछे 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का चौथा क्लास। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का कौन सी क्लास पढ़ेंगे? चौथा क्लास पढ़ेंगे। आज हम प्रकाश के अपवर्तन की कौन सी क्लास पढ़ेंगे? चौथा क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बिना देरी किए वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और क्या कीजिए? लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए, हम आपको बताए थे अपवर्तनांक के बारे में। पीछे की क्लास में क्या बताए थे? अपवर्तनांक के बारे में। तो चलिए, अपवर्तनांक क्या होता है? तो क्या बताए थे? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल। बट्टा में क्या बताए थे आपको? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, यही ना बताए थे। शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं ना। क्या कहेंगे? शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल, माध्यम प्रकाश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। हम आपको बताए होंगे जो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है। हवा में प्रकाश की चाल कितना है? हवा में प्रकाश की चाल तो 1 है। कितना है? हवा का अपवर्तनांक क्या बताएंगे? हवा का अपवर्तनांक। हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। और यदि पूछेंगे आपको सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? सबसे कम अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? तो हवा का है। किसका है? हवा का। और सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है। किसका है? हीरा का है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? हीरा का। किसका है? हीरा का अपवर्तनांक क्या है? सबसे अधिक है। कितना है? 2.42। कितना है? 2.42 है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? हीरा का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? हवा का। चलिए एक चीज नोट करके लिखेंगे, एक चीज नोट करके लिखेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, जिस ऑब्जेक्टिव के पर्पज से लिखेंगे, जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम हो, जिस माध्यम में चाल अधिक हो, जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक हो, प्रकाश की चाल अधिक हो उसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक हो उस माध्यम प्रकाश की चाल कम होता है। उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। उतना ही कम होता है। यह बात याद रखेंगे नोट के लिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको। जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्या होगा? उस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगा। जैसे अपवर्तनांक हीरा का 2.42 यानी सबसे अधिक है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है?
निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यह एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी बोर्ड का दिमाग सनक जाता है तो पूछ देता है। तो थोड़ा देख लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या। तो निर्वात में प्रकाश, अभी हम लोग पढ़े थे अपवर्तनांक में क्या पढ़े थे, निर्वात में प्रकाश की, अपवर्तनांक में क्या पढ़े थे, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते थे, अपवर्तनांक कहते थे। लेकिन ये आपेक्षिक अपवर्तनांक में क्या कहेंगे, निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी इसमें जो हम लोग निकालेंगे निर्वात के सापेक्ष, वहां पर हम किसके सापेक्ष निकालते थे, शून्य के सापेक्ष, वही ना। तो लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा देखिए, इसमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष हमको निकालना है, निर्वात के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, निर्वात के सापेक्ष। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक का म्यू बराबर क्या लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे वो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो गया म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, इसमें किससे कंपेयर करना है, निर्वात से ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम प्रकाश की चाल, बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए अब उसके बाद हम अभी देखेंगे तुरंत एक आता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। एक क्या आता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए एक क्या होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक। देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक का दूसरा नाम क्या है, सापेक्षिक अपवर्तनांक। इसका दूसरा नाम क्या है, सापेक्षिक अपवर्तनांक। इसमें कुछ नहीं था, इसमें दो माध्यम से कंपेयर करना रहता है। क्या रहता है, कंपेयर करना। जैसे एक माध्यम है N1 और दूसरा माध्यम है N2, तो हमें कंपेयर करना है N2 N1 से। क्या करना है, तो क्या हो जाएगा N2 बट्टा N1, N2 बट्टा क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या लिखेंगे, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। माध्यम एक क्या है, अपवर्तनांक N1 जैसे, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या है, N2। या लिख के हम आपको दिखा दिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम के लिए क्या है, काफी VVI है। तो एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, कहता है क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बताइए। कहता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, अभी भी प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है, जो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है। चलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे जिस हिसाब से हम आपको बता रही है, अभी भी आया है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए देखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले जिस हिसाब से बता रहे उस हिसाब से लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। क्या लिखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। क्या लिखेंगे, हीरा का, और क्वेश्चन में कहा छूट गया, चलो क्या लिख दिए, हीरा का, क्वेश्चन लिखा है हीरा। देखिए तो क्या लिखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि सबसे अधिक है। जो कि क्या है बाबू, सबसे अधिक है। यानी हीरा का अपवर्तनांक क्या है, सबसे अधिक है। यानी हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि सबसे क्या है, अधिक है। जो कि सबसे क्या है, अधिक है, जो कि सबसे अधिक है, जो कि सबसे क्या है, अधिक है। अब यह माध्यम में, प्रकाशीय माध्यम में कैसा हो जाएगा,
जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। तो यह प्रकाशीय माध्यम में क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और जोड़ भी सकते हैं आप, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यह प्रकाशीय माध्यम में, यह प्रकाशीय माध्यम में, प्रकाशीय माध्यम में, प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा। क्या होगा, सघन होगा। अब इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। इसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम होगी। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। यह आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर का पूछता है, 2 नंबर पूरा मिलेगा। क्या लिखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि सबसे अधिक है। और यह इसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। यदि आप ये सेंटेंस नहीं भी लिखेंगे ना इतना तो चलेगा, यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझे। यदि यह नहीं भी लिखेंगे, यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, यह प्रकाशीय माध्यम में क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा जो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, यह प्रकाशीय माध्यम में क्या होगा। तो प्रकाशीय माध्यम में यह सघन होगा। आपको पता है, आपको हम एक नोट करके अभी हम बताए थे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, यहाँ पे हम एक आपको नोट बताए थे। क्या बताए थे नोट, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, उसमें प्रकाश, जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक हो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। यदि इतना आप नहीं भी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आप याद रखेंगे, इतना पे भी आपका काम चल सकता है। क्या लिखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि सबसे अधिक है। अब इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बाद पहुंचते हैं, अब मेरा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, प्रिज्म। क्या है इसके बाद, प्रिज्म है। चलिए क्या प्रिज्म क्या होता है वो देखिए। अब जो मेरा पॉइंट है अगला वो क्या है, प्रिज्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रिज्म आपको दिखाते हैं। चलिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यह आप प्रिज्म देख रहे हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रिज्म देख रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखेंगे, यह प्रिज्म देखिए, यह क्या है, प्रिज्म है। और यह कांच का बना हुआ है। यह क्या चीज का बना होता है, यह कांच का एक टुकड़ा है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखने के लिए देखिए, छोटा छोटा तोड़ के इसका आंसर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें हम, यह कांच का एक टुकड़ा है। क्या है यह समझने के लिए यह लिख रहे हैं आप देखिए, यह कांच का टुकड़ा है। यह क्या है, कांच का टुकड़ा है। यह कांच का एक टुकड़ा लिखिए ना, यह कांच का एक, यह कांच का एक टुकड़ा है। पहला पॉइंट इसका क्या हुआ, यह कांच का एक टुकड़ा है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह पारदर्शी होता है। यह देखिए यहाँ से प्रकाश भेजा गया और ये देखिए इस साइड निकल गया, इस साइड क्या हो गया, निकल गया। यानी यह प्रकाशीय माध्यम ये कैसा होगा, यह पारदर्शी है। ये क्या है, पारदर्शी है। तो लिख देंगे यह पारदर्शी है, यह पारदर्शी होता है। यह कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी होता है, यह पारदर्शी होता है। चलिए इसमें 3 फलक होते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं, 3 फलक। देखिए 3 फलक कौन कौन है, यह फलक देखिए, ये कहेगा आपको यदि प्रिज्म, तो प्रिज्म कहने का मतलब ये देखिए, यह त्रिभुज आप बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। देखिए इसमें 3 फलक कोई आपस में समांतर नहीं। इसमें कितने फलक होते हैं, 3 फलक। अब कोई आपस में समांतर नहीं होते। देखिए एक देखिए, इसको यदि बढ़ाया जाएगा तो इसका फलक इधर जाएगा, इसे यदि बढ़ाया जाएगा तो इसका फलक इधर जाएगा, और इसे बढ़ाया जाएगा तो इसका फलक इधर जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे यदि समांतर होता तो यह इस हिसाब से होता, समांतर होता तो इस हिसाब से, और ये जाता था इस हिसाब से, लेकिन इसमें कोई फलक आपस में समांतर नहीं है, तीनों तीन दमे जा रहा है। देखिए ई इधर उसके जा रहा है, ई इधर जा रहा है और ई इधर जा रहा है। तो चलिए लिखेंगे इसमें तीन फलक होते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं? तीन फलक होते हैं। इसमें तीन फलक होते हैं। इसमें तीन फलक होते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं? तीन फलक होते हैं, समझे? इसमें तीन फलक होते हैं। देखिए तीन फलक कौन कौन है? देखिए एक ये एक इस साइड और एक नीचा। देखिए एगो इस वाला और ये एक नीचा, ये तीनों क्या है? फलक है। अब दो क्या है इसमें? त्रिभुज है। या दोनों क्या है? ये वाला देखिए पकड़े हैं, एक ये और ये क्या है? त्रिभुज है। इसमें तीन फलक होते हैं। अब कोई दो आपस में समांतर नहीं होते। अब कोई दो आपस में समांतर नहीं होते। कोई दो आपस में समांतर नहीं होते। कोई दो आपस में समांतर नहीं होते हैं। चलिए इतना बात लिख दी। और एक चीज इसमें आप और लिख सकते हैं, इसमें तीन आयत होते हैं और दो त्रिभुज। आयत कहने का मतलब चौड़ाई कम और लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा। आयत का क्या होता है? लंबाई कम होता है और चौड़ाई क्या होता है? ज्यादा। इसमें तीन आयत होते हैं और दो क्या होते हैं? त्रिभुज। देखिए एक ये और एक नीचा। अब त्रिभुज देखिए एक ये और एक ये, तो लिखेंगे दो इसमें ऊपर थोड़ा कर देते, रुक जाइए। नहीं हो पाएगा ना, चलिए कोई बात। लिख देंगे इसमें दो त्रिभुज होते हैं। कितना त्रिभुज होते हैं? दो त्रिभुज और तीन आयत होते हैं। कितने आयत होते हैं? तीन आयत होते हैं। तीन आयत होते हैं। चलिए इतना बात लिख देंगे, हो गया। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो प्रिज्म क्या है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? प्रिज्म क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले इसका आंसर लिखना होगा, तो देखिए आसान से आप लिख सकते हैं। सब चीज को बारी बारी से बैठाते चलिए। ये जो हम पॉइंट पांचों लिखे, पांचों को क्या कीजिएगा? बैठाइएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें तीन फलक होते हैं और दो कोई फलक आपस में समांतर न होते, उसे को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये जो हम लिखे हैं इसी को आप बारी बारी से बैठा देंगे तो आंसर आपका बन जाएगा। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या बनता है। प्रिज्म क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? चलो अब आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या बताएं आपको? सबसे पहले आपको हम क्या बताएं? जो प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। क्या लिखेंगे? प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें तीन फलक होते हैं। जिसमें कितने फलक होते हैं? तीन फलक होते हैं। जिसमें कांच प्रिज्म क्या? कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें तीन फलक होते हैं और कोई दो फलक आपस में समांतर नहीं होते।
कोई दो फलक आपस में समांतर न हो, समांतर न हो, उसे प्रिज्म कहते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम प्रिज्म कहते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रिज्म कांच का आंसर क्या लिखेंगे? प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें तीन फलक होते हैं और आपस में कोई दो फलक समांतर ना होते। समझे? उसे क्या कहेंगे? हम प्रिज्म कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। अब देखिए इसका एक आंसर और लिख सकते हैं आप, एक आंसर और लिख सकते हो, वो आसान है थोड़ा। क्या लिखेंगे? एक आंसर और लिख सकते हैं, या करके एक आंसर और लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं एक आंसर। क्या लिखेंगे? प्रिज्म कांच का बना, कांच का बना, कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 5 सतहों से घिरा रहता है। जो कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से। क्या लिखेंगे? प्रिज्म कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम होते हैं जो कितने फलक होते हैं? लिखिए यहाँ होते हैं जो 5 सतहों से घिरे। जो कितने सतहों से घिरे होते हैं? 5 सतहों से, 5 सतहों से, 5 सतहों से घिरे होते हैं। उसे 5 सतहों से घिरे हो, उसे प्रिज्म कहते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। चलिए क्या लिख सकते हैं? 5 सतह कौन कौन हम आपको दिखा देते हैं प्रिज्म से। देखिए 1 2 एक नीचा 3 और एगो ये 4 और एगो इस साइड 5। समझे? इसमें कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। क्या लिखेंगे? प्रिज्म कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कितने सतहों से घिरा हो? 5 सतहों से घिरा हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। चलिए अब बात आता है यह प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म क्या काम करता है? प्रिज्म क्या काम करता है? अब देखिए एक चीज और यहाँ पे, प्रिज्म क्या काम करता है? वो प्रिज्म का काम है क्या सब, वो सब देखिए। ये देखिए इसमें श्वेत प्रकाश जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें कौन सी प्रकाश जा रहा है? देखिए यहाँ पे श्वेत प्रकाश जा रहा है। देखिए ये प्रिज्म का काम क्या है? ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। ये क्या करता है? श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में बांट देता है? 7 रंगों में। यहाँ पे देख रहे हैं 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में बांट देता है? 7 रंगों में। यानी श्वेत प्रकाश, इस बात से यह भी साबित होता है जो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। कितने रंगों का? 7 रंगों का। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो प्रिज्म का क्या कार्य है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखिए प्रिज्म का क्या, प्रिज्म का क्या कार्य है? प्रिज्म का क्या कार्य है? क्या कार्य करता है? प्रिज्म क्या काम करता है? तो ये क्या करता है? श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में बांट देता है? यह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। तो यह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। कितना रंगों में? 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। कितना रंगों में विभक्त कर देता है? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। समझे? दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा जो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंगों का। क्या लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का, कितने रंगों का मिश्रण होता है? कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंगों का। कितने रंगों का? 7 रंगों का। 7 रंगों का, 7 रंगों का। यहाँ पे देखिए 7 रंगों का। एक चीज यहाँ पे फिर से आप देखिए, चलिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए,
यह 7 रंगों में देखते होंगे आप, सबसे नीचा में बैगनी है, सबसे नीचा में क्या है, बैगनी है। यहाँ पे कौन सा रंग है, बैगनी है। तो सबसे नीचा में बैगनी है और सबसे ऊपर में क्या कौन है, लाल है। सबसे ऊपर में कौन है, लाल है। आखिर सबसे ऊपर में लाल ही क्यों है और सबसे नीचा में बैगनी क्यों है, यह बात हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। आखिर सबसे ऊपर में लाल ही क्यों होता है और सबसे नीचा में बैगनी क्यों होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको प्रिज्म का फिगर बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको प्रिज्म का फिगर बना के दिखा रहे हैं। प्रिज्म कहने का मतलब एक त्रिभुज आप बना देंगे, समझे, एक क्या करेंगे, त्रिभुज बना देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हम बना दिए। अब क्या करते हैं, इससे हम श्वेत प्रकाश को भेजते हैं। कौन सी प्रकाश को भेजते हैं, श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश को। किसको, श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश, या कौन सी प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को। सूर्य की प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो कितने रंगों में बट जाता है, 7 रंगों में। चलिए हम कोई 7 कलर, कोई 7 को कलर हम ले लेते हैं। चलिए कोई हम 7 रंग ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हम कोई 7 कलर ले लिए, समझे, कोई हम 7 कलर क्या किए, ले लिए। अब देखिए यह श्वेत प्रकाश कितने कलर का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का। यह 7 रंग होता कौन कौन है, इसके लिए एक आप ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, बैजानी, बैजानी पीनाला, पीनाला। इसके लिए आप एक टेक्निक याद रखेंगे, क्या, बैजानी पीनाला। अभी हम 7 कलर का नाम आपको हम क्या करते हैं, लिख के दिखाते हैं। 7 का हम नाम लिख के दिखाते हैं, 7 कलर कौन कौन होता है वो देखिए। यह ट्रिक आप याद रखेंगे, बैजानी पीनाला। देखिए ऊपर लिखेंगे बै, उसके बाद लिखेंगे जा नी पीनाला, पीनाला, समझे। अब देखिए 7 हम रंग का नाम क्या करते हैं, बारी बारी से लिख देते हैं। बै मतलब बैगनी, बै मतलब बैगनी, बैगनी, बैगनी। चलिए जा मतलब जामुनी, जामुनी। नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। समझ गए कौन कौन से 7 रंगों के मिश्रण होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यही 7 रंग होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है क्वेश्चन, हम आपको क्या बताएं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताएं, प्रिज्म का क्या कार्य, प्रिज्म का क्या, प्रिज्म का क्या कार्य है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया ना, प्रिज्म का क्या कार्य है, समझे। तो प्रिज्म का क्या कार्य है, तो यह श्वेत प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का। यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा आपसे, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का, कौन कौन से 7 रंगों का मिश्रण है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, श्वेत प्रकाश, लिखेंगे क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कौन कौन से 7 रंगों का मिश्रण है, कौन कौन से 7 रंगों का मिश्रण है, मिश्रण है, समझे। तो आप बता देंगे क्या, वही टेक्निक लिख देते हैं, बै जा नी पी नाला। समझ गए कौन कौन से 7 रंगों का मिश्रण है, समझ में आ गया आपको। बैजानी पी नाला मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। समझ गए, यही 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, यह प्रिज्म जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यह जो हम प्रिज्म अभी बनाए हैं, आप यहाँ प्रिज्म देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, प्रिज्म है।
अब एक चीज आप देखिए, ये प्रिज्म जो है और इस प्रिज्म को एक पर्दा पे प्राप्त किया जाता है। ये प्रिज्म जो है जिस पर्दा पे प्राप्त होगा, देखिए यह सातु कलर जो होता है, इस पर्दा पे मान लेते ये सातु कलर क्या कर रहे हैं हम इस पर्दा पे देख रहे हैं। सातु कलर को हम कहाँ देख रहे हैं, यह पर्दा पे हम देख रहे हैं। सातु कलर को क्या कर रहे हैं, इस पर्दा पे हम देख रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, तो इस जिस पर्दा पे देखेंगे उस पर्दा को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इस पर्दा को, ये देखिए जिस पर्दा पे हम लोग यह सातु कलर को देखेंगे, सबसे पहले क्या है, पर्दा है। ये क्या है, पर्दा है, समझे। जिस पर्दा पे हमको सातु कलर प्राप्त होगा उस पर्दा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस पर्दा पे हमें सातु रंग प्राप्त होता है उस पर्दा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णपट या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझे। उसे वर्णपट या क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखते होंगे बारिश के बाद ऊपर में आपको इंद्रधनुष दिखा था, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में। आप बारिश के बाद ऊपर में देखते होंगे आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, वो सूर्य के आपको विपरीत दिशा में दिखता है। तो आप कहेंगे वहां पे कौन सा प्रिज्म लगा हुआ है, वहां पे कौन सा प्रिज्म लगा हुआ है जो हमें सातु कलर दिखाई देता है। तो वहां पे प्रिज्म नहीं लगा रहता, वहां पे जो है ना, जैसे जब बारिश होता है ना, बारिश खत्म होने के बाद क्या होता है, पानी का कुछ छोटा छोटा बूंद ऊपर ही बह जाता है, समझे। और वो बूंद पे जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है ना, तो आपको प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। कैसे कार्य करने लगता है, प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है, और हम लोग को क्या दिखाई देता है, वही सात रंग दिखाई देता है। चलिए अभी हम लोग जानते हैं ये वर्णपट क्या होता है, आप समझ गए। ये सातु कलर जिस पर्दा पे प्राप्त किया जाएगा उस पर्दा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो वर्ण विक्षेपण आता है। इससे पहले वर्णपट से पहले क्या आता है, वर्ण विक्षेपण। क्या आता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए, उसके बाद ना वर्णपट या स्पेक्ट्रम। ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना। वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वर्ण विक्षेपण क्या है। तो वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। और विक्षेपण मतलब क्या होता है, आप समझे। विक्षेपण मतलब होता है अलग करना। क्या होता है, अलग करना। क्या करना, अलग करना। मतलब समझे, रंग को अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रंग को अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। अलग करना, विक्षेपण मतलब क्या होता है, अलग करना। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जिस क्वेश्चन का नाम क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, वर्ण विक्षेपण क्या है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है। तो क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को, क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को, या सूर्य, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश को, क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश को किसी प्रिज्म से, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है या भेजा जाता है। क्या लिखेंगे, गुजारा जाता है या भेजा जाता है, लिख देते हैं भेजा जाता है, भेजा जाता है, भेजा जाता है, भेजा जाता भेजा जाता है, तो वह अपने सात अवयवों, या वर्ण लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, तो वह अपने सात अवयवों या वर्ण लिखिए या रंग लिखिए, तो वह अपने सात रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो विभक्त होने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए इधर देखिए, इसे थोड़ा लिख देते, तो क्या लिखेंगे हम,
क्या लिखें, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से भेजा जाता है तो वह अपने सात अवयवों या वर्ण लिखिए या रंग लिखिए, या वर्ण लिखिए या क्या लिखिए आप, रंग लिखिए। सबका मतलब क्या है, एक ही है। वर्ण मतलब भी क्या होता है, रंग होता है। या क्या लिख लीजिए आप, रंग लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तो वह अपने सात अवयवों या वर्ण या रंग में विभक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। विभक्त मतलब समझे, बट जाते हैं। क्या होते हैं, बट जाते हैं, में विभक्त हो जाते हैं। लिख देंगे विभक्त होने की, तो विभक्त होने की इस प्रक्रिया को, तो विभक्त होने के इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण, विभक्त होने की इस प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात आता है कहाँ पे, वर्णपट या स्पेक्ट्रम पे। किस पे बात आता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। यह आपको यहाँ पे लिखा भी होगा, समझे। प्रिज्म क्या है वो आपको हम बताइए देते। प्रिज्म क्या, कांच का बना है कैसा पारदर्शी माध्यम है जो तीन फलकों से घिरे होते हैं और आपस कोई दो फलक आपस में क्या नहीं होते, समांतर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। चलिए, आपको यही है वर्णपट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या लिखेंगे, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने सात विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। तो विभक्त होने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात आता है, ये जो सात कलर जिस पट्टी पे प्राप्त होता है, जिस पर्दा पे, यानी ये सात कलर जिस पर्दा पे प्राप्त होता है, उस पर्दा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। उसी का दूसरा नाम इंग्लिश में, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। चलिए, ये स्पेक्ट्रम क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्पेक्ट्रम क्या है। क्वेश्चन क्या बनता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। चलिए, तो क्या होगा, आंसर क्या लिखेंगे, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा। क्या लिखेंगे, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर सातों कलर, जिस पर सातों रंग को प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझे। उसे वर्णपट या क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझे। अब यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लास को खत्म कर देंगे। वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। लिखेंगे, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध वर्णपट। क्या होता है, शुद्ध वर्णपट, शुद्ध वर्णपट। एक होता है अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट होता है, एक क्या होता है, शुद्ध वर्णपट। दूसरा क्या होता है, अशुद्ध वर्णपट। क्या होता है, अशुद्ध वर्णपट। क्या होता है, अशुद्ध वर्णपट। अब देखिए, एक शुद्ध होता है तो क्या, जिस पे गंगा जल छिड़क देंगे तो वह शुद्ध वर्णपट हो जाएगा।
तो शुद्ध वर्णपट क्या है? सबसे पहला यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? शुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट का आंसर लिखेंगे। चलिए लिखेंगे वैसा पर्दा जिसपे सातों रंग स्पष्ट दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? शुद्ध वर्णपट। वैसा पर्दा जिसपे सातों रंग स्पष्ट दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? शुद्ध वर्णपट। और वैसा पर्दा जिसपे सातों रंग स्पष्ट नहीं दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध वर्णपट। ये सातों रंग को आप श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इस बात को आप एक प्रयोग के द्वारा जांच भी सकते हैं। समझे? एक कोई बर्तन ले लेंगे, ठीक है, एक कोई बर्तन ले लेंगे, उसमें सब कपड़ा दे देंगे, जामुनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, जो भी होता है सातों कपड़ा दे देंगे और उस बर्तन को बहुत कस के नचाएंगे। बहुत यदि कस के नचाएंगे ना तो उसमें आपको एक ही कलर दिखाई देगा। वो कलर क्या दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। समझे? इस प्रयोग से भी आप उसे जांच सकते हैं, जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। समझे? यहाँ पे शुद्ध वर्णपट क्या लिखेंगे? लिखेंगे वैसा पर्दा, वैसा पर्दा जिस पर सातों रंग स्पष्ट, जिस पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई दे उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। समझे? अब एक क्या बताया आपको? अशुद्ध वर्णपट। दूसरा क्या बताया? अशुद्ध वर्णपट। अशुद्ध वर्णपट। अशुद्ध वर्णपट। समझे? अशुद्ध वर्णपट क्या है? तो लिखेंगे वैसा पर्दा जिस पर, वैसा पर्दा, वैसा पर्दा जिस पर सातों रंग, जिस पर सातों रंग, जिस पर सातों रंग स्पष्ट न दिखाई दे, जिस पर सातों रंग स्पष्ट न दिखाई दे, स्पष्ट न दिखाई दे उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। चलिए, अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं? खत्म करते हैं। आज की क्लास को क्या करते हैं? यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, क्लास को खत्म करने से पहले वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। कमेंट में जरूर बताएंगे तो क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।